बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamualaikum. We start our class with the name of Allah, who is the most beneficent and most merciful. This is class 5 and period is mathematics. The week number is 6 and video number is 5. In our previous video, we have completed unit number 7, lesson number 1, 2 and 3. Unit number 7 was lines and angles. Now today we will start unit number 7, lesson number 4, measuring and drawing angles. Lesson number 4 is measuring and drawing angles. In this lesson, we will measure and draw angles by protractor. Okay. There are 3 types of angles: acute angles, 4 types of angle: acute, obtuse, right and reflex angle. अच्छा, सबसे पहले आपके पास प्रोट्रैक्टर होता है क्या है, जिससे प्रोट्रैक्टर से आप एंगल्स ड्रॉ करते हो। प्रोट्रैक्टर क्या होता है? प्रोट्रैक्टर हैज क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज स्केल। प्रोट्रैक्टर ये जो आपके पास होता है, इसमें आपके पास क्लॉकवाइज भी होता है और एंटी क्लॉकवाइज भी स्केल मौजूद होता है। ठीक है, हम एंगल्स किस तरह से ड्रॉ करते हैं? सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास कह रहे हैं ड्रॉ एंड लेबल ईच ऑफ दीज एंगल्स। क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑन बुक पेज नंबर 60। पेज नंबर 60 पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। जिसमें आपको ए पार्ट में 43 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। यू हैव टू ड्रॉ एन एंगल ऑफ 43 डिग्री एंड ऑल्सो लेबल इट, और इसको लेबल भी करना है। ठीक है, किस तरह से करेंगे आप? सबसे पहले आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ रूलर। एक स्ट्रेट लाइन आपने ड्रॉ करी। अब उसके बाद आपको डी को किस तरह से रखना होता है? डी का आपके पास जो स्केल होता है, आपकी जो डी होगी, इसमें यहाँ पे एक नीचे लाइन मौजूद होगी। ठीक है, वो लाइन आपकी जो है इस लाइन से मैच करनी चाहिए, ना कि डी का जो आपका ये बेस है, ये बेस इससे मैच नहीं करनी चाहिए। डी के ऊपर जो आपकी लाइन है ना, जहाँ से आपका 0 स्टार्ट हो रहा है, वो लाइन इससे मैच करनी चाहिए, इस पॉइंट से। अब अगर आप इस पॉइंट पे डी को रखते हैं, ये जो सेंटर पॉइंट है इसका, ठीक है, डी का सेंटर पॉइंट 90 डिग्री वाला, अगर आप इसको इस पॉइंट पे रखेंगे, ठीक है, तो आपको कितना एंगल चाहिए? 43 डिग्री का एंगल। अच्छा, इस तरह से आपने इसको रखना है। डी को इस पॉइंट पे आपने रखा। अगर आप राइट हैंड साइड वाले पॉइंट पे रख रहे हैं तो आप डी में ऊपर वाले नंबर रीड करेंगे। ठीक है, ऊपर आपके 0, 10, 20, 30, 40 इस तरह से है। 40 के बाद आपका 50, 40-50 के बीच में 45 है, तो 45 से आप 2 पीछे आ गए, 43 पे आप इस तरह से क्या लगा लेंगे? डॉट लगा लेंगे, और फिर आप उस डॉट को इस बेस लाइन से, इस पॉइंट से मिला देंगे, तो ये आपका एंगल आ जाएगा 43 डिग्री का। ये मैंने आपको किस साइड से बताया? अगर आप अपने प्रोट्रैक्टर को इस पॉइंट पे रख रहे हैं तो ये आपका इस तरह से बना है। दूसरा तरीका ये होता है आपके पास
वही सेम स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ करेंगे। लेकिन अब आप इस पॉइंट पे रखने के बजाय अगर अपने प्रोट्रैक्टर को इस पॉइंट पे रखते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड वाले पॉइंट पे रखते हैं, तो आप सबसे पहले तो आप इसको सेंटर पॉइंट इसका मैच करेंगे इसके साथ, ठीक है। और फिर ये जो आपकी जीरो वाली लाइन है, स्केल वाली लाइन, ये इससे मैच होनी चाहिए इस तरह से। फिर 43 डिग्री आपको चाहिए। अब जब आपने लेफ्ट साइड पे रखा है तो 43 डिग्री आप नीचे वाले नंबर से रीड करेंगे। 10, 20, 30, 40, 40 के बाद आप 3 लाइन्स और ले लेंगे। ये आपके हो गए 10, 20, 30, 40, 43। आपका 3 पॉइंट्स आगे यहाँ पे हो जाएगा। इस तरह आप डॉट लगा लेंगे और फिर इसको इससे इस पॉइंट से मिला देंगे। ये आपका 43 डिग्री। आप इस साइड पे भी ड्रॉ कर सकते हैं और इस साइड पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह बाकी के पार्ट्स करेंगे, इसके बी एंड सी पार्ट फ्रॉम कंटेंट एंड विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर। नाउ मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने क्या करना है, लुक एट ईच ऑफ दीज एंगल्स, डिसाइड वेदर टाइप ऑफ एंगल ईच वन इज एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल एंड राइट इट डाउन। आपने क्या करना, आपको एंगल्स दिए हुए हैं, आपको सबसे पहले तो डिसाइड करना है एंगल्स को देख के कि कौन सा एंगल है, एक्यूट है, ऑब्ट्यूस है या रिफ्लेक्स है। और उसके बाद अच्छा यहाँ पे राइट एंगल का नाम नहीं है, इसका मतलब आपके पास सिर्फ एक्यूट, ऑब्ट्यूस, रिफ्लेक्स में से आपको चूज करना है। देन यूज अ प्रोट्रैक्टर टू मेजर ईच एंगल। उसके बाद आप प्रोट्रैक्टर यूज करेंगे एंगल को मेजर करने के लिए। पहले तो आप ऐसे देख के अंदाजा लगाएंगे कि कौन सा एंगल है, एक्यूट है, ऑब्ट्यूस है या रिफ्लेक्स है, और फिर आप प्रोट्रैक्टर से मेजर करेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये कौन सा एंगल है। अब एक्यूट, ऑब्ट्यूस और राइट एंगल आपके रिफ्लेक्स एंगल आपके पास होते क्या हैं? एक्यूट एंगल दैट आर लेस देन 90 डिग्री। जो आपके 90 डिग्री से कम एंगल होता है उसको आप क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। उसके बाद आपके पास ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल दैट आर बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। 90 डिग्री और 180 के बीच में जो आपका एंगल बन रहा होता है, 90 से 180 के दरमियान में, उसे आप कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। और थर्ड वन आपके पास क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल। इट इज या दैट आर ग्रेटर देन 180 डिग्री। 180 डिग्री से जो आपका बड़ा एंगल होता है वो क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल। अब 180 से बड़ा कितना बड़ा हो सकता है, मैक्सिमम आपके पास 360 डिग्री का एंगल होता है। आपको लास्ट वीडियो में बताया गया था कि सर्किल के अंदर कितना डिग्री होता है, टोटल 360 डिग्री होता है, ठीक है। अब अगर आप एक्यूट एंगल की बात करें तो लेस देन 90 डिग्री का मतलब क्या, 90 डिग्री तो आपके पास इस तरह से होता है राइट एंगल, जो हमने परपेंडिकुलर लाइंस में पढ़ा था, राइट एंगल। राइट एंगल आपके पास क्या होता है, 90 डिग्री। जब आप कह रहे हैं एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री है तो इसका मतलब 90 डिग्री से कम का मतलब ये आपका एंगल इस तरह से बन रहा होगा, या तो ऐसे या ऐसे। ये सारे आपके पास क्या होंगे, एक्यूट एंगल हो जाएंगे। अगर आप इसको 90 डिग्री से कम लेंगे तो ये आपका कहलाएगा एक्यूट एंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल की शेप आपकी इस तरह से होती है, ऐसे, ठीक है, ऐसे। जो भी 90 डिग्री से कम है ये सारे आपके पास क्या होंगे, एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, 90 एंड 180 के बीच में एक स्ट्रेट लाइन होती है आपके 180 की, ठीक है, और 90 डिग्री ये होता है, यानी 90 और 180 के बीच में, यहाँ तक आपका इतना 90 और यहाँ तक 180। तो जो एंगल आपका इस तरह से बन रहा होगा ये आपका कहलाता है ऑब्ट्यूस एंगल, जो 90 और 180 के बीच में आपका मौजूद होगा। दिस इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। और रिफ्लेक्स एंगल में आपका क्या होता है, ग्रेटर देन 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन आपकी 180 होती है, ग्रेटर देन यानी कि इतना एंगल नहीं, इससे भी ज्यादा एंगल। तो इससे भी ज्यादा एंगल, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा ले लें, सो दिस इज योर रिफ्लेक्स एंगल, जो कि स्ट्रेट लाइन से ज्यादा है, 180 डिग्री से आपका ज्यादा। अच्छा, रिफ्लेक्स एंगल आप किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है।
इसके लिए आपको रिफ्लेक्स एंगल फाइंड आउट करने के लिए अब आपके पास प्रोट्रैक्टर में तो 180 डिग्री तक होता है, सिर्फ 180 से ज्यादा आप किस तरह से मालूम करेंगे? तो इसके लिए आपके पास तरीका ये होता है कि आप 360 डिग्री में से माइनस करवा देते हैं ये जो रिमेनिंग एंगल होता है इसको। रिमेनिंग एंगल फॉर एग्जांपल आपका ये वाला 150 है सपोज कर लेते हैं। आप प्रोट्रैक्टर से मेजर करेंगे, जिस क्वेश्चन में भी आपको रिफ्लेक्स एंगल फाइंड आउट करना होगा तो रिफ्लेक्स एंगल फाइंड आउट करने के लिए आप उसके नीचे वाला एंगल मेजर कर लेंगे और इसको 360 में से सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। 360 माइनस 150 करवा दें आप, क्या आ गया आपका 210 डिग्री। ये आपका कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको जनरली सॉल्व करके बता रही हूँ कि रिफ्लेक्स एंगल फाइंड आउट करना तो आपने किस तरह से फाइंड आउट करना है, ये आपकी एक्सरसाइज का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर ये 150 डिग्री एंगल है तो आपका रिफ्लेक्स एंगल क्या है यहाँ पे 210 डिग्री आपका रिफ्लेक्स एंगल का आंसर आ गया। नाउ मूव टुवर्ड्स एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2। नाउ यू कैन सी ऑन बुक पेज नंबर 61 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ये एंगल देख रहे हैं, ठीक है। ए पार्ट में आपको क्या लग रहा है ये देखने में कि ये राइट एंगल है 90 डिग्री का, जबकि हमारे पास क्वेश्चन में एक्यूट, ऑब्ट्यूस और रिफ्लेक्स एंगल की बात हो रही है कि सबसे पहले आपको डिसाइड करना है ये एक्यूट ऑब्ट्यूस है या रिफ्लेक्स है। अब ये ऑब्ट्यूस तो हो नहीं सकता क्योंकि 90 से बड़ा नहीं है और रिफ्लेक्स भी नहीं हो सकता 180 से बड़ा नहीं है, तो इट मीन्स ये एक्यूट एंगल होगा। अब हम इसको मेजर करेंगे, इसका आंसर 90 डिग्री से कम आना चाहिए, 90 डिग्री से लेस होगा तो इट मीन्स ये एक्यूट एंगल है। आप डी को रखेंगे, अपने डी का सेंटर पॉइंट लेंगे और इस लाइन को लेंगे आप, ठीक है। आपका सेंटर पॉइंट इस पॉइंट पे रखा आपने इस तरह से डी को, और जीरो वाली जो लाइन है आपने वो इस लाइन से मैच कर दी। जो आपकी डी की जीरो वाली लाइन है वो आपने जो आपकी बेस लाइन दी है पिक्चर की उससे मैच कर दी इस तरह से, ठीक है। और ये सेंटर में हो गया बिल्कुल। अब आप इसको रीड किस तरह से करेंगे, ठीक है। ये आपके पास 90 से, ये देख सकते हैं आप, ये आपका डी का 90 है और ये जो आपकी ऑरेंज वो रेड लाइन है, रेड या ऑरेंज कलर की ये जो लाइन है, आप इसका आंसर मेजर करेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ आ रहा है आपका, ये अगर हम इसको एक्सटेंड करें ये इस तरह से इतना एक्सटेंड हो रहा है। अब इसका आंसर क्या आ रहा है, हम इसका आंसर प्रोट्रैक्टर से अपने फाइंड आउट कर लेंगे। इसका आंसर आ रहा है आपका 89 या 88, ठीक है। तो आप 89 डिग्री 88 डिग्री जो भी लिखें ठीक होगा। एक आध डिग्री का थोड़ा बहुत आपका फर्क आ जाता है, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। तो 89 डिग्री आपका यहाँ पे आंसर आ रहा है, 90 से 1 लाइन पीछे आ रही है, सो योर आंसर विल बी 89 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए। अगर हम पार्ट बी पर आ जाए तो पार्ट बी में कैसे मेजर करेंगे, इसी तरह बेस लाइन को मैच करा और ये आपने बिल्कुल सेंटर ले लिया इसका, ठीक है। इस तरह से इसको रख के जीरो से आपने इसको मैच करी, जीरो वाली लाइन। अब आप इसका आंसर देख लेंगे, ये आपका आ रहा है 110 के आगे जा रहा है, 111, 12, 13, 113 या 112, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 112। 112 इट मीन्स इट इज ऑब्ट्यूस एंगल एंड दिस इज एक्यूट एंगल। 89 डिग्री 90 से कम है तो ये एक्यूट एंगल हो जाएगा और ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा, ठीक है। कंटेंट में आपके सारे आंसर्स मौजूद हैं, कौन सा एंगल है कौन सा आंसर है ये आपको डी से यहाँ पे फाइंड आउट करना मैं सिखा रही हूँ, मेजर करना कि किस तरह से आप डी से मेजर करेंगे। अब आपको रिफ्लेक्स एंगल ये आपको नजर आ रहा है 180 से बड़ा है तो ये रिफ्लेक्स एंगल है। अब रिफ्लेक्स एंगल फाइंड आउट करने के लिए कैसे करेंगे, जैसे मैंने बोर्ड पे एक एग्जांपल कराई आपको करवाई कि आप नीचे वाला फाइंड आउट कर लेंगे। अब नीचे वाला फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, इस तरह से डी को रखेंगे, या तो आप अपनी बुक को इस तरह से कर लें, ठीक है। ये वाला आपने फाइंड आउट करना है, आप इस पॉइंट पे रखेंगे, इसको सेंटर पॉइंट लेंगे आप इसका और फिर इसको लाइन को मैच कर देंगे जीरो वाली लाइन से, इस तरह से मैच हो गई। अब आपने ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, 160 से अबव जा रहा है आपका, 167 आ रहा है तकरीबन, 170 से कम है, 167 आ रहा है आपका ये आंसर, ठीक है। तो ये वाला एंगल आपका क्या हो गया, नीचे वाला 167। तो आप रिफ्लेक्स एंगल फाइंड आउट करने के लिए 360 में से 167 को माइनस करवा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 193 डिग्री एंगल। इस तरह से आप इसका डी पार्ट भी कर लेंगे, डी पार्ट में भी आपका एक्यूट एंगल है। नाउ मूव टुवर्ड्स ट्राई दिस। ट्राई दिस में क्या करना है आपने, यूज अ प्रोट्रैक्टर टू मेजर द एंगल्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं, आप 4 साइडेड शेप को कहते हैं जिसके 4 साइड होते हैं, दीज आर कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। जैसे अगर मैं आपके पास इसकी बात करूं रेक्टेंगल की तो ये आपके पास क्या है, क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि 4 साइडेड शेप है तो ये क्वाड्रिलेटरल है। अगर स्क्वायर की बात करें हम तो स्क्वायर में भी आपके 4 साइड होते हैं, दिस इज ऑल्सो क्वाड्रिलेटरल।
अब इसमें हमने क्या करना है, मेजर करने हैं सारे एंगल्स, ये वाला एंगल, ये वाला और ये वाला। ये आपके पास रोम्बस शेप है। रोम्बस शेप में क्या होता है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे और ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे एक दूसरे के। तो हम कोई सा भी एक मेजर कर लेंगे तो वो सेम होगा। आप मेजर करके चेक भी कर सकते हैं। ये वाला एंगल मैं मेजर कर रही हूँ, ठीक है, मैंने 0 से लाइन मैच कर दी, 180 वाली लाइन से मैंने 0 वाली लाइन से आपकी लाइन मैच कर दी। अब मैंने ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। ये आपका आ रहा है 60 और 70 के बीच में। जब हम यहाँ पे रखते हैं डी को, इस पॉइंट पे रखते हैं राइट साइड पे, तो हम कौन से नीचे वाले नंबर पर रखते हैं, और जब लेफ्ट साइड पे रखते हैं तो हम ऊपर वाले नंबर रीड करते हैं। यहाँ हमने रखा ये 60-70 के बीच में आ रहा है। इट मीन्स 110 और 120 के बीच में आ रहा है बल्कि आपका, ठीक है। इस वाले पॉइंट पे रख के हमने कौन से वाले नंबर रीड करने, इस वाले पॉइंट पे रख के हमने ऊपर वाले नंबर रीड करने। राइट साइड पे ऊपर वाले और लेफ्ट साइड पे नीचे वाले। राइट साइड पे रखा ऊपर वाले नंबर आपके 110, 120 के बीच में आ रहा है 115, तो ये वाला एंगल आपका हो जाएगा 115, ठीक है। जब आपने ये वाला एंगल मेजर करना है तो आप इस पॉइंट पे रखेंगे इस तरह से, डी को सेंटर में रखा। जब आप लेफ्ट साइड पे रखेंगे तो आप कौन से वाले नंबर रीड करेंगे, लेफ्ट साइड पे रखने के बाद आप नीचे वाले नंबर रीड करेंगे, तो यहाँ पे आपका 65 आ जाएगा, 60-70 के बीच में। सो दिस इज 65 डिग्री। तो ये दोनों अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें टोटल करना है, टोटल द एंगल्स फॉर ईच शेप। एंगल्स को टोटल कर लेंगे, यानी चारों को आप सम अप कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। व्हाट इज द एंगल सम ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल। जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपका क्या आंसर आ रहा है, आपने ये बताना है क्वाड्रिलेटरल का। इसी तरह आप इसका ये वाला पार्ट भी सॉल्व करेंगे, कंटेंट में मौजूद है आपका, उससे आप देख लेंगे। ये वाला पार्ट आपने खुद करना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क था। इसमें आप चारों एंगल फाइंड आउट करके उसी तरह से ऐड करवा देंगे और आप आंसर शो कर देंगे जो भी आपका आ रहा है। नाउ मूव टुवर्ड्स ऑन द बोर्ड। अच्छा, जो ट्राइड्स मैंने अभी आपको बताया उसमें क्या करना है, बस आपने प्लस करने के लिए आखिर में आंसर में पेज नंबर 61 पे जो आपका ट्राइड्स है 115 आंसर आ रहा था आपका, 115 दोनों एंगल, और दो एंगल जो अपोजिट थे वो आपके 65 डिग्री थे। इन सबको ऐड करवा देंगे। 5, 5, 10 एंड 10, 20 का 0, 2 आपका कैरी, 2, 1, 3, 4, 6, 10 एंड 6, 16 का 6, 1 कैरी, 1, 1, 2 एंड 1, 3। तो आपका आंसर आ रहा है 360 डिग्री। तो लिख देंगे आप द एंगल सम ऑफ any quadrilateral is 360 डिग्री। इसी तरह से आप बाकी के दो पार्ट्स करेंगे। एक आपकी ट्रेपेजियम दी हुई है शेप और एक आपकी काइट दी हुई है, उन दोनों का भी आप फाइंड आउट करेंगे तो उसका भी 360 डिग्री आपका आ रहा होगा एंगल सम, ठीक है। नाउ मूव टुवर्ड्स यूनिट नंबर 8, पॉलीगन्स एंड पॉलीहेड्रा। पॉलीगन क्या होता है आपके पास? पॉलीगन इज एनी 2D शेप विद स्ट्रेट साइड्स। पॉलीगन आपके पास कोई भी 2D शेप होती है जिसके स्ट्रेट साइड्स होते हैं। 2D मीन्स 2 डायमेंशनल शेप, ठीक है, जो 2 डायमेंशनल होती है, जैसे एक्स और वाई एक्सिस होते हैं जिसके पास सिर्फ। अगर मैं स्क्वायर की बात करूं तो इट इज अ 2D शेप, एक इसका एक्स एक्सिस होता है और एक इसका वाई एक्सिस होता है। इसी तरह रेक्टेंगल की बात करें तो वो भी आपके पास 2D शेप में आते हैं। इसके बाद आपके पास है द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन आर ऑल इक्वल। रेगुलर पॉलीगॉन के जो आपके साइड्स होते हैं और एंगल होते हैं वो सारे के सारे सबके सब क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। रेगुलर मीन्स 2 तरह के पॉलीगॉन्स होते हैं आपके पास, एक होते हैं रेगुलर और एक इर्रेगुलर। रेगुलर में आपके पास ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल, जबकि इर्रेगुलर में ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर नॉट इक्वल। दो तरह के पॉलीगॉन्स होते हैं, रेगुलर एंड इर्रेगुलर। रेगुलर में आपके सारे साइड्स और एंगल्स इक्वल होंगे, जबकि इर्रेगुलर में इक्वल नहीं होंगे। जैसे अगर हम बात करें, ये हमारे पास एग्जांपल में पेंटागन दिया हुआ आपको, ये पेंटागन है, इसके सारे साइड्स आपको इक्वल नजर आ रहे हैं लेंथ में, तो ये क्या कहलाएगा आपके पास? रेगुलर पॉलीगॉन कहलाएगा। अगर हम कोई ऐसा पॉलीगॉन बना दें उसके भी 5 साइड ही हो,
लेकिन वो इक्वल नहीं है। जैसे अगर हमें ये नज़र आ रहा है तो इसके साइड्स आपस में इक्वल नहीं है, कोई बड़ा है और कोई छोटा है लेंथ में, तो ये हमारे पास इर्रेगुलर पॉलीगॉन हो जाएगी। जबकि जो आपके पास ये पिक्चर में नज़र आ रही है आपको, ये रेगुलर पॉलीगॉन है। नाउ मूव टुवर्ड्स इट्स एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, take out page number 64-65. First you will make the title page of unit 8 polygons and polyhedra, and then you will make the title page of lesson number 1 polygons. ठीक है, सबसे पहले यूनिट 8 लेसन 1 का आप टाइटल पेज बनाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं बुक में किस तरह मैं आपको समझा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास ये पिक्चर्स हैं, पिक्चर A B C D, इनकी डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे फिल करनी है जो आपसे पूछा है। लुक एट द शेप्स अपोजिट, कंप्लीट द टेबल। इन शेप्स को देखते हुए आपने इस टेबल को कंप्लीट करना है। सबसे पहले आपको कह रहे हैं नंबर ऑफ साइड्स, साइड्स कितने हैं, इसके साइड्स काउंट कर लेंगे हम। साइड्स इसे कहते हैं 1 2 3 4, 4 साइड है शेप A के, तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ साइड्स लिख देंगे 4। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ आपसे पूछ रहे हैं नंबर ऑफ एंगल्स। एंगल्स कितने आपके पास 1 2 3 4, तो आप लिख देंगे नंबर ऑफ एंगल्स भी कितने आपके पास 4। नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री। लाइंस ऑफ सिमेट्री क्या होती है, अगर आपके पास, अगर आप एक पिक्चर को फोल्ड करें किसी भी साइड से, अगर दोनों लुक उसके सेम आए, दोनों साइड से वो सेम दिख रही हो। जैसे अगर मैं इस पिक्चर को यहाँ से इस तरह से फोल्ड करूँ, जब ये इस पर फोल्ड होगी तो दोनों साइड इक्वल आपको नज़र आ रहे होंगे, सेम नज़र आ रहे होंगे। जब इसको फोल्ड करें ये बिल्कुल इसके ऊपर फोल्ड हो जाना चाहिए। अगर फोल्ड हो रहा है तो इट मीन्स दिस इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे शो हो रही है। लेकिन अगर मैं इस तरह से यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ करूँ तो ये वाला साइड आप देखेंगे कम है और ये वाला साइड ज़्यादा है, ये इस पर फोल्ड नहीं हो पाएगा पूरा, ये इसके ऊपर फोल्ड यहाँ तक आएगा। तो दोनों साइड से अगर आपका सेम नज़र आ रहा है तो वो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, और अगर दोनों साइड से पिक्चर सेम नहीं नज़र आ रही तो वो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। तो आपके पास साइड में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री आ रही है 1। उसके बाद है नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड के आपके पास कितने पेयर्स हैं। पैरेलल साइड का आपको बताया था दोनों का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, दोनों लाइंस का डिस्टेंस हर पॉइंट पे सेम होना चाहिए। यहाँ डिस्टेंस आप देख रहे हैं कम है, आहिस्ता आहिस्ता करके डिस्टेंस आपका बढ़ रहा है, तो यहाँ पे कोई भी पैरेलल साइड नहीं है, ना ये इसके पैरेलल है और ना ये इसके पैरेलल है, तो पैरेलल साइड आपके 0 है। इसके बाद आपसे पूछा रेगुलर और इर्रेगुलर। रेगुलर में क्या होता है, आपके पास सारे साइड्स इक्वल होने चाहिए और सारे एंगल्स इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे आपके सारे साइड्स की लेंथ इक्वल नहीं है, ये 2 साइड आपके स्मॉल हैं और ये 2 साइड जो है आपके बिग हैं थोड़े से, तो ये आपकी इर्रेगुलर हो जाएगी। यहाँ पे आप लिख देंगे इर्रेगुलर। उसके बाद आखिर में नेम ऑफ शेप। इस शेप का नाम क्या है आपका काइट, तो आप यहाँ लिख देंगे काइट। इसी तरह से आपके पास इस तरह से शेप बी है। शेप बी आपके 1 2 3 4 5 साइडेड शेप का नाम आपका क्या होता है पेंटागन। ठीक है, इसमें आपके 5 साइड है, इसी तरह 5 लिख देंगे। एंगल्स भी आपके 5 हैं। लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें इर्रेगुलर शेप है, कोई भी इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री आपकी नहीं बन रही होगी। किसी भी तरह से आप इसको फोल्ड करके देखेंगे कहीं से भी आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी, सेम शेप कहीं से भी नहीं आएगी। अगर आप ऐसे फोल्ड करें नहीं आ रही है, ऐसे भी अगर आप ऐसे करें तो भी आपके पास दोनों साइड सेम नहीं है। किसी भी तरह से आप इसको फोल्ड करके देखें कहीं से भी आपका सेम नहीं आएगा, किसी भी तरह से आप कर रहे हैं तो इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री आपकी नहीं आ रही, 0 हो जाएगा। नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड ना ये इसके पैरेलल नजर आ रहा है और आपको ना ये इसके पैरेलल नजर, ना ये इसके पैरेलल है, कोई भी पैरेलल साइड इसमें भी आपके पास नहीं है, 0। इर्रेगुलर है, आप इसमें भी लिख देंगे इर्रेगुलर और इसका नाम आखिर में पेंटागन। इस पे आ जाए अगर हम रेक्टेंगल पे, तो रेक्टेंगल में हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स 4 हैं, एंगल्स भी हमारे पास 4 हैं। लाइन ऑफ सिमेट्री रेक्टेंगल में एक तो आपकी इस तरह से बन जाएगी, अगर आप इसको बीच में साफ करें, अगर आप इसको इस तरह से करते हैं तो भी आपके पास लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी। अगर आप आधा ऐसे फोल्ड करें और आधा इस तरह से फोल्ड करें तो आपके पास 2 लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। अच्छा, डायगोनल लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं आएगी। डायगोनल लाइन ऑफ सिमेट्री आपकी स्क्वायर शेप में आती है। अगर आप इसकी स्क्वायर शेप होती तो आपकी इस तरह से भी लाइन ऑफ सिमेट्री आती, दोनों तरफ सेम शेप आ रही होती। स्क्वायर शेप में आपके पास इस तरह से लाइन ऑफ सिमेट्री आ रही होती। इसके बाद है नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कितने इसमें 1 and 2 पेयर्स हैं आपके पास पैरेलल साइड के। ये शेप ये भी इर्रेगुलर है क्योंकि इसके चारों साइड बराबर नहीं है और इसका नाम आखिर में रेक्टेंगल। ठीक है, इसके बाद हम लास्ट में आ जाते हैं वाली शेप। तीनों साइड आपके इक्वल हैं, 3 एंगल हैं। लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें 3 बनेगी क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों साइड बराबर हैं तो हर तरफ से लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें बन जाएगी आपकी। इस तरह से 3 लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाएंगी। पैरेलल साइड कोई भी नहीं है, ये आपकी रेगुलर शेप है क्योंकि इसमें तीनों साइड और तीनों एंगल इक्वल है। ठीक है, स्केल से आप मेजर कर सकते हैं, तीनों साइड की लेंथ आपकी सेम आ रही होगी। नेम ऑफ शेप इज ट्राइंगल। नाउ ट्राई दिस पेज नंबर 65
In try this they are saying, say whether each of these statement is always, sometimes or never true. आपने ये बताना जो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं ये हमेशा ट्रू होती हैं या समटाइम्स ट्रू होती हैं या फिर कभी भी ट्रू नहीं होती. यूज द टेबल अबव टू हेल्प यू. जो अभी हमने टेबल सॉल्व किया उसकी मदद से हम शेप्स की मदद से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. सबसे पहले ये पार्ट में आपसे कह रहा है रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम. रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम. मतलब रेक्टेंगल्स जो है वो पैरेललोग्राम होती हैं या नहीं. ऑलवेज, समटाइम, नेवर आपको बताना है. अगर रेक्टेंगल्स पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज, सारी जो उसकी प्रॉपर्टीज है उन्हें फुलफिल कर रही होंगी तो वो पैरेललोग्राम ऑलवेज ट्रू होंगी. ठीक है. अब रेक्टेंगल्स क्या होता है हमारे पास और पैरेललोग्राम क्या होता है. रेक्टेंगल हमारे पास इस तरह से होता है जिसके 4 साइडेड होते हैं लेकिन 2 अपोजिट साइड्स जो इक्वल होते हैं और 2 अपोजिट साइड्स जो आपस में पैरेलल भी होते हैं. और अगर हम पैरेललोग्राम में आ जाएं तो इसमें भी अपोजिट साइड आपके पैरेलल होते हैं, ये भी अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं. ठीक है. इसके भी 4 साइड होते हैं, इसके भी 4 साइड होते हैं. ठीक है. रेक्टेंगल्स जो है वो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज अगर फुलफिल कर रही है तो ऑलवेज ट्रू होगा. रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम के लिए मतलब रेक्टेंगल्स पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज को अगर फुलफिल कर रही है. पैरेललोग्राम में क्या होता है अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. इसके भी अपोजिट एंगल इक्वल हैं, दोनों 90 डिग्री हैं. ये अपोजिट एंगल है तो ये दोनों भी इक्वल होनी चाहिए. ठीक है. तो रेक्टेंगल जो है पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज को फुलफिल कर रही है तो इसलिए हम कहेंगे दिस इज ऑलवेज ट्रू. इसके बाद अगर हम पार्ट बी देखें तो पार्ट बी में हमसे कह रहे हैं रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम. अब रोम्बस में क्या होता है चारों साइड सेम होते हैं, लेंथ सेम होती है चारों साइड की. पैरेललोग्राम में तो 2 अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं ना, लेकिन रोम्बस में हमारे चारों साइड जो होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं. ये हमारे पास रोम्बस है और ये पैरेललोग्राम. अब अगर रोम्बस पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज को फुलफिल कर रही है तो दिस इज ऑलवेज ट्रू. ठीक है. पैरेललोग्राम में क्या है अपोजिट साइड पैरेलल है, अपोजिट साइड पैरेलल है. यहाँ भी ये दोनों अपोजिट साइड पैरेलल है. ठीक है. इसमें 4 साइड है, इसमें भी 4 साइड है, 4 एंगल है, 4 एंगल है इसमें भी. ठीक है. तो रोम्बसिस भी जो है वो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज को फुलफिल कर रही है तो दिस इज ऑलवेज ट्रू. पार्ट सी में आपसे क्या कह रहे हैं रोम्बसिस आर स्क्वायर. क्या रोम्बसेस जो है वो स्क्वायर की प्रॉपर्टीज को फुलफिल करते हैं या नहीं. रोम्बस आपके पास ये है इस तरह से और स्क्वायर में क्या है इस तरह. ठीक है. तो रोम्बस स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टीज को फुलफिल कर रहा है या नहीं. स्क्वायर में आपके पास क्या होता है 90 डिग्री के एंगल होते हैं चारों, जबकि रोम्बस में आपके पास एंगल नहीं होते चारों 90 डिग्री के. ठीक है. अच्छा. अपोजिट साइड तो पैरेलल है, यहाँ ये भी और ये भी अपोजिट साइड पैरेलल है. 4 साइड है, 4 साइड है इसमें भी. लेकिन रोम्बस में हमेशा आपके पास 90 डिग्री एंगल नहीं बन रहा होगा. कुछ प्रॉपर्टीज तो फिल हो रही है लेकिन ये वाली प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं हो रही. लेकिन सम टाइम कभी हो सकता है आपके पास रोम्बस ऐसा आ रहा हो. रोम्बस में ये जरूरी तो नहीं है ना कि 90 डिग्री का एंगल ना हो. अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं लेकिन ये जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री एंगल ना हो. आपसे रोम्बस की डेफिनेशन में ये कहा जाता है कि अपोजिट साइड जो है वो एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए. अपोजिट एंगल्स जो है वो एक दूसरे के क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए. तो अपोजिट एंगल तो आपके सूरत में भी इक्वल हो सकता है अगर 90 डिग्री हो जाए. फॉर एग्जांपल कभी आपका रोम्बस इस तरह से हो जाए. ठीक है. तो ये रोम्बस तो कहलाएगा लेकिन ये साथ में स्क्वायर भी बन गया. अगर आपके पास अपोजिट एंगल 90 डिग्री के हो जाए दोनों तो ये रोम्बस जो है स्क्वायर भी सम टाइम आपका बन सकता है. तो इसमें आप लिखेंगे सम टाइम ट्रू, क्योंकि हमेशा ये बात ट्रू नहीं हो सकती. इन कोई स्पेशल केस ऐसा हो सकता है जिसमें ये ट्रू हो जाए सम टाइम ट्रू, वरना ऑलवेज ट्रू ये नहीं होता. इसी तरह से आप डी पार्ट करेंगे स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स, तो स्क्वायर भी रेक्टेंगल्स की सारी प्रॉपर्टीज को फुलफिल करते हैं, उसमें भी आपका क्या आ जाएगा ऑलवेज ट्रू आ जाएगा. नाउ मूव टुवर्ड्स लेसन नंबर 2. लेसन नंबर 2 इज पॉलीहेड्रा. पॉलीहेड्रा आर 3D शेप्स विद ईच फेस मेड फ्रॉम अ पॉलीगन.
पॉलीहेड्रा जो आपकी 3D शेप्स होती है विद ईच फेस मेड फ्रॉम अ पॉलीगॉन, जिसका हर फेस जो वो किसका बना होता है, एक पॉलीगॉन का बना होता है। पॉलीगॉन मतलब जिसमें स्ट्रेट साइड्स होते हैं आपके, ठीक है। 3D शेप्स आर मेड अप ऑफ फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस। 3D शेप्स आपकी किससे बनती हैं, फेसेस, एजेस और वर्टिसेस से मिलकर बनती हैं। फेस आप किसको कहते हैं, इस तरह को, इस पोर्शन को आप क्या कहते हैं, फेस। जो आपके कॉर्नर्स होते हैं इनको आप क्या कहते हैं, वर्टिस। और एज किसे कहते हैं आप, एज कहते हैं जब आपके दो फेसेस इस पॉइंट पे मिल रहे होते हैं, ठीक है। ये वाला फेस और ये वाला फेस मिल रहा है जैसे, तो ये आपका बीच में क्या आ रहा है, एज, ठीक है। ये वाला फेस आपका मिल रहा है इस वाले फेस से, तो ये बीच में क्या आ रहा है, एज। ये वाला फेस आपका इस फेस से मिल रहा है, तो ये बीच में क्या आ रहा है आपका, एज। एजेस जो है स्ट्रेट लाइंस जो होती हैं, इसमें सारी लाइंस जो साइड्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके एजेस कहलाते हैं। अब सबसे पहले आपने जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल दी हुई है, क्यूबॉइड है 6 फेसेस 12 एजेस एंड 8 वर्टिसेस। क्यूबॉइड के 6 फेसेस हैं 12 एजेस एंड 8 वर्टिसेस। ये आपके पास क्यूब है, ठीक है। यहाँ बुक में क्यूबॉइड लिखा है, क्यूबॉइड और क्यूब के सेम होते हैं, तो ये आपके पास क्यूब है। क्यूब में आपके स्क्वायर बॉक्सेस आ रहे होते हैं और क्यूबॉइड में आपके रेक्टेंगल बॉक्सेस आ रहे होते हैं, ठीक है। मैचिंग करनी है आपको यहाँ पे। ट्राइंगुलर प्रिज्म हैज, ठीक है। ट्राइंगुलर प्रिज्म में क्या है, ट्राइंगुलर प्रिज्म की शेप आपके पास कैसी होती है, ये वाली आपके पास होती है ट्राइंगुलर प्रिज्म, ठीक है। इसमें आपने मैचिंग करनी है। ट्राइंगुलर प्रिज्म के कितने फेसेस हैं, सबसे पहले तो हम फेसेस काउंट करेंगे, 1 2, ठीक है, 3 4 5। ट्राइंगुलर प्रिज्म के आपके पास आ रहे हैं 5 फेसेस, ठीक है। इसमें कितने रेक्टेंगल फेसेस हैं, 1 2, ये 1, ये 2 और ये नीचे एक आपका 3। ये टोटल ट्राइंगुलर प्रिज्म में आपके पास 3 रेक्टेंगुलर फेसेस हैं और 2 जो है आपके ट्राइंगुलर फेसेस हैं। एक ये वाला ट्राइंगुलर फेस है और एक ये वाला ट्राइंगुलर फेस है आपका, 2 ट्राइंगुलर फेस हैं। तो ये आपका मैच हो जाएगा इससे, इस तरह से आप इसको मैच कर देंगे। ट्राइंगुलर प्रिज्म हैज 2 ट्राइंगुलर फेसेस एंड 3 रेक्टेंगुलर फेसेस, ठीक है। इसके बाद आपके पास है अ क्यूब हैज। क्यूब आपके पास किस तरह का होता है, क्यूब आपके पास ये होता है। क्यूब में कितने फेसेस हैं आपके, अब क्यूब को मैच करेंगे इसमें 1 2 3 4 5 और ये नीचे वाला आपका 6, एक ऊपर एक नीचे आपका 1 2 3 4 5 6 फेसेस हैं इसमें। और इसके वर्टिसेस कितने हैं, वर्टिसेस अगर हम काउंट करें इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके क्या है, वर्टिस। और एजेस कैसे काउंट करते हैं आप, एजेस जो होती हैं वो लाइंस होती हैं, लाइंस काउंट करें आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल इसमें आपके 12 एजेस होते हैं, ठीक है। तो अब क्यूब किससे मैच हो जाएगा आपका, क्यूब है 6 स्क्वायर फेसेस, 6 स्क्वायर फेसेस हैं इसमें, ये इससे मैच हो जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं हम टेट्राहेड्रन पे। टेट्राहेड्रन आपकी कौन सी शेप होती है, ये वाली, जिसमें आपके पास 1 2 3 4 फेसेस होते हैं और 4 के 4 जो है वो ट्राइंगुलर फेसेस होते हैं। सारे ट्राइंगुलर फेस आप देख सकते हैं, ये वाला भी ट्राइंगुलर है, ये भी और ये भी। तो आप टेट्राहेड्रन को किससे मैच कर देंगे, 4 ट्राइंगुलर फेसेस से। इसके बाद आपके पास है हेक्सागोनल प्रिज्म। हेक्सागोनल प्रिज्म आपका यहाँ पे बना हुआ है, ये वाली शेप, ये हेक्सागोनल प्रिज्म होती है आपकी। हेक्सागोनल प्रिज्म में आपके पास 2 हेक्सागोनल फेसेस होते हैं, एक ये वाला हेक्सागोनल होता है, एक इस तरफ वाला हेक्सागोनल होता है आपके पास, ठीक है। जैसे ट्राइंगुलर प्रिज्म में आपके 2 साइड जो होते हैं वो ट्राइंगुलर होते हैं, इसी तरह से हेक्सागोनल में आपके पास 2 साइड हेक्सागोनल होते हैं। इस तरह से ये ट्राइंगुलर प्रिज्म है ना, इसी तरह से हेक्सागोनल प्रिज्म होता है आपका, एक यहाँ और एक यहाँ पे हेक्सागोनल फेसेस आ रहे होते हैं और 6 उसमें रेक्टेंगुलर फेसेस आ रहे होते हैं। तो आपका ये मैच हो जाएगा, हेक्सागोनल प्रिज्म हैज 2 हेक्सागोनल फेसेस एंड 6 रेक्टेंगुलर फेसेस से। इसके बाद आपके पास है स्क्वायर बेस पिरामिड। स्क्वायर बेस पिरामिड आपके पास ये वाली शेप होती है, जिसकी बेस जो होती है वो स्क्वायर होती है, इसलिए इसका नाम है स्क्वायर बेस पिरामिड। पिरामिड क्यों, जिसमें ट्राइंगुलर फेसेस आ रहे होते हैं वो पिरामिड कहलाती है और जिसमें रेक्टेंगुलर फेसेस आ रहे होते हैं वो प्रिज्म कहलाता है आपका, ठीक है। ये आपको बात याद रखनी है, ट्राइंगुलर फेसेस हो तो पिरामिड और रेक्टेंगुलर फेसेस हो तो प्रिज्म। अब आपका स्क्वायर बेस पिरामिड किससे मैच हो जाएगा, इसमें 1 स्क्वायर फेस है आपका और 4 ट्राइंगुलर फेसेस है, 1 2 3 4 1 2 3 4 ट्राइंगुलर और 1 स्क्वायर है, ये आपका इससे मैच हो जाएगा। और द लास्ट इज अ क्यूबॉइड हैज। क्यूबॉइड के कितने फेस हैं आपके, 6 रेक्टेंगुलर फेस होते हैं, ये आपका क्यूबॉइड है, ठीक है। इसमें आपके सारे के सारे रेक्टेंगुलर फेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ये आप इस तरह से मैचिंग कर लेंगे। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 2 में राइट द नेम ऑफ ईच शेप, हर शेप का नाम लिखना है। ये वाली शेप, तो आपकी इस शेप का नाम क्या है, स्क्वायर बेस पिरामिड। ये वाली शेप है आपकी, तो आप इसका नाम लिख देंगे स्क्वायर बेस पिरामिड।
बी में आपकी ट्राइंगुलर पिरामिड है, ये वाली शेप बन रही है बी में आपकी, तो आप इसमें लिख देंगे इस तरह से बनी हुई है बुक में आपकी ट्राइंगुलर पिरामिड लिख देंगे आप इसमें। सी आपकी हेक्सागोनल प्रिज्म है क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर्स हैं, ठीक है। ये वाली शेप आपकी क्या होती है, हेक्सागोन, 6 साइडेड शेप। तो ये है आपका हेक्सागोनल और साथ में प्रिज्म इसलिए लग रहा है क्योंकि इसमें रेक्टेंगल फेसेस हैं। डी में आपका है क्यूब, इसमें आप नाम लिख देंगे क्यूब। ई में आप लिख देंगे ट्राइंगुलर प्रिज्म, ये वाली शेप है आपकी। और एफ आपका है पेंटागोनल पिरामिड। पिरामिड क्यों, क्योंकि इसमें ट्राइंगुलर फेसेस आ रहे हैं, जिस तरह से टेट्राहेड्रन में आपके ट्राइंगुलर फेसेस आते हैं इसी तरह से पेंटागोनल पिरामिड में भी आपके पिरामिड है तो ट्राइंगुलर फेसेस होंगे। अच्छा, ट्राइंगुलर पिरामिड के आपके दो नाम है, एक ट्राइंगुलर पिरामिड और एक टेट्राहेड्रन। और पेंटागोनल क्यों, क्योंकि ये देखें आप यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4 5, ये जो इसकी बेस वाली शेप है, इसकी बेस यानी इसकी जो नीचे वाली शेप है, इसका जो बेस है वो पेंटागन बना रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 इस तरह से पेंटागन बना रहे हैं, ये वाली शेप बना रहे हैं नीचे, तो ये पेंटागोनल और क्या हो गया, पिरामिड। इसका नाम आपका हो जाएगा पेंटागोनल पिरामिड। ये अभी हमने जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा कि कितने ट्रायंगुलर फेसेस हैं, कितने रेक्टेंगुलर फेसेस हैं, वही हमें देखते हुए फेसेस, एजेस, वर्टिसेस यहाँ पे कॉलम फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये आपका कंटेंट सॉल्यूशन में मौजूद है, सॉल्व हुआ हुआ। टेट्राहेड्रन के आप इस तरह से फेसेस काउंट करके, वर्टिसेस काउंट करके और एजेस काउंट करके लिख देंगे। मैं आपको एक का करके दिखा देती हूँ। नंबर ऑफ फेसेस है जैसे, तो कितने फेसेस हैं यहाँ पे, 1 2 3 एंड 4 फेसेस हैं, तो टेट्राहेड्रन के आप यहाँ पे लिख देंगे 4 फेसेस। नंबर ऑफ फेसेस 4। नंबर ऑफ वर्टिसेस आपके कॉर्नर्स होते हैं 1 2 3 4 कॉर्नर्स हैं, तो आप यहाँ पे लिख देंगे नंबर ऑफ वर्टिसेस 4। एजेस बताने, एजेस मतलब जो आपके साइड्स होते हैं, जब जहाँ पे आपके दो फेसेस मिल रहे होते हैं, ठीक है, दो फेसेस जहाँ मीट कर रहे होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज। 1 2 3 4 5 6 जितनी आपकी लाइंस आ रही होंगी ना, वो लाइंस काउंट करके आप क्या लिखेंगे, एजेस लिखेंगे। एजेस आपके क्या आ रहे हैं, 6। इस तरह से आप ये पूरा चार्ट कंप्लीट कर लेंगे कंटेंट की मदद से। नाउ मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, जो आपने क्वेश्चन नंबर 3 में टेबल फिल किया है फेसेस, एजेस और वर्टिसेस का, उसको आपने प्रूफ करना है बाय आयलर फार्मूला। आयलर फार्मूला क्या होता है, एक फार्मूला है, आयलर नाम का एक शख्स था जिसने एक फार्मूला बनाया आयलर फार्मूला के नाम से। उसका फार्मूला है फेसेस प्लस वर्टिसेस माइनस एजेस इज इक्वल टू 2। किसी भी शेप के लिए अगर आप ये करेंगे तो ये बात हमेशा ट्रू होगी, ये फार्मूला हमेशा ट्रू होगा। अगर आपको टेट्राहेड्रन का करके दिखा रही हूँ यहाँ पे, टेट्राहेड्रन में कितने फेसेस हैं, 1 2 3 4 फेसेस हैं, ठीक है। वर्टिसेस कितने इसके, 1 2 3 4 इसके कॉर्नर्स हैं, ठीक है। इस तरह से हमारे पास टेट्राहेड्रन होती है, ठीक है। 4 इसके क्या है हमारे पास, वर्टिसेस हैं, दीज आर कॉल्ड। एक जो होता है वर्टेक्स होता है, और अगर हम प्लस करें, प्लूरल की बात करें, तो वर्टिसेस कितने हो गए इसके, 4 माइनस एजेस कितने, एजेस मतलब लाइंस, 1 2 3 4 5 6 ये क्या होगा, इसके एजेस हो गए। ये किसके इक्वल होने चाहिए, 2 के इक्वल होने चाहिए। 4 + 4 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2। 8 माइनस 6 2 इज इक्वल टू 2। तो 2 इज इक्वल टू 2 ये आपका प्रूव हो गया। अगर आप बाकी सारे शेप्स के लिए भी इसको फॉर्मूले को प्रूव करके फॉर्मूले को चेक करेंगे तो ये सब शेप्स के लिए फुलफिल हो रहा होगा। अच्छा, इसके 4 पार्ट्स आपके पास कंटेंट में मौजूद हैं, टेट्राहेड्रन, स्क्वायर बेस पिरामिड, ट्रायंगुलर प्रिज्म और क्यूबॉइड। बाकी के लास्ट के जो दो पार्ट हैं वो आपने खुद करने, इसको प्रूफ आयलर फॉर्मूले से। नाउ मूव टुवर्ड्स योर डायरी। डू कॉपी वर्क ऑफ वीक नंबर 6 फ्रॉम कंटेंट। आपने वीक नंबर 6 का जो वर्क है वो कंटेंट से कंप्लीट करना है। और सेकंड डायरी आपकी क्या है, डू कंप्लीट रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 पेज 67। जो आयलर फॉर्मूले से आपने रिमेनिंग पार्ट्स सॉल्व करने हैं वो आप खुद करेंगे, बाकी के 2 पार्ट्स। और एक आपका होमवर्क था लेसन नंबर 4 में यूनिट 7 के पिक्चर नंबर 3 आपको कंप्लीट करनी है। पिक्चर नंबर 3 ऑफ पेज नंबर 61, ठीक है। I hope you have got everything. If you have any problems, so watch this video again. Till then, Allah Hafiz.